अधिक निर्भर करती है। अंत में यह नदी बांग्लादेश में पद्मा गंगा की एक शाखा से मिलती है और दोनों विशाल धाराएं मिलकर मेघना बनाती हैं, जो अंततः बंगाल की खाड़ी में समा जाती है। चीन का जल ऊर्जा का सपना। यह कहानी में मोड़ तब आता है जब चीन यालुंग त्सांगपो के उद्गम देश के रूप में इस शक्तिशाली नदी की विशाल जल विद्युत क्षमता को पहचानता है। चीन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और उसे अपनी बढ़ती ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए क्रमशः इस अथाह ऊर्जा की आवश्यकता है। कोयले जैसे पारंपरिक स्रोतों के पर्यावरणीय प्रभावों के कारण जल विद्युत एक स्वच्छ और नवीकरणीय विकल्प के रूप में उभरता है। तिब्बत का पठार, जिसे अक्सर एशिया का जल मीनार कहा जाता है, चीन के इस ऊर्जा सपने को पूरा करने की कुंजी बन जाता है। चीन ने 2015 में ब्रह्मपुत्र यालुंग त्सांगपो पर अपना पहला बड़ा बांध झांगमू बांध पूरा किया। चीन का दावा है कि यह एक रन ऑफ द रिवर बांध है जिसका अर्थ है कि यह पानी को बड़े पैमाने पर जमा नहीं करता, बल्कि बिजली बनाने के लिए उसका उपयोग करने के बाद उसे वापस नदी में छोड़ देता है। उनका तर्क है कि इससे निचले देशों को पानी की आपूर्ति पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। चीन ने झांगमू के अलावा कई छोटे बड़े बांधों और जल विद्युत परियोजनाओं की योजना बनाई है और कुछ पर काम चल रहा है, जैसे कि दागू बांध। और सबसे बड़ी चिंता का विषय है ग्रेट बैंड पर एक महाबांध बनाने की चीन की कथित योजना। यह वह जगह है जहां नदी की सबसे अधिक जल विद्युत क्षमता है। यदि यह बांध बनता है तो ये दुनिया के सबसे बड़े बांधों में से एक होगा और इसके दूरगामी परिणाम होंगे। निचले तटीय देशों की धड़कन, भारत और बांग्लादेश की चिंताएं। जैसे जैसे चीन ब्रह्मपुत्र पर अपने बांधों का निर्माण करता रहा है, भारत और बांग्लादेश में चिंता की लहर दौड़ गई है। उनकी धड़कनें तेज होने लगी हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि इस नदी का पानी उनके अस्तित्व के लिए कितना महत्वपूर्ण है। भारत की चिंताएं। भारत के लिए, खासकर अरुणाचल प्रदेश और असम के लिए, ब्रह्मपुत्र सिर्फ एक नदी नहीं, बल्कि एक जीवन रेखा है। पानी की कमी का डर। भारत को डर है कि चीन के बांधों से नदी के पानी का बहाव कम हो सकता है, खासकर सूखे के मौसम में। इससे पीने के पानी, सिंचाई और कृषि पर सीधा असर पड़ेगा। असम की उपजाऊ भूमि ब्रह्मपुत्र के पानी से सिंचित होती है और पानी की कमी से वहां की कृषि अर्थव्यवस्था तबाह हो सकती है। पर्यावरणीय प्रभाव। हिमालय का यह क्षेत्र भूकंपीय रूप से सक्रिय है। बड़े बांधों के निर्माण से इस क्षेत्र में भूकंप का खतरा बढ़ सकता है। इसके अलावा नदी के प्राकृतिक प्रवाह में बदलाव से जलीय जीवन, जैव विविधता और नदी के किनारे के पारिस्थितिकी तंत्र पर गंभीर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। गाद का जमाव। बांध नदी में बहने वाली गाद को रोकते हैं। यह गाद निचले क्षेत्रों की मिट्टी को उपजाऊ बनाने और डेल्टा क्षेत्रों को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। गाद की कमी से मिट्टी की उर्वरता घट सकती है और कटाव बढ़ सकता है। बाढ़ चेतावनी का अभाव। भारत चाहता है कि चीन बाढ़ के मौसम में पानी के स्तर और बहाव से संबंधित डेटा को वास्तविक समय पर साझा करे। यह डेटा निचले क्षेत्रों में बाढ़ की चेतावनी जारी करने और जान माल के नुकसान को कम करने के लिए महत्वपूर्ण है। हालांकि चीन कुछ डेटा साझा करता है, लेकिन भारत को इसमें और पारदर्शिता और नियमितता की उम्मीद है। विश्वास की कमी। भारत और चीन के बीच ब्रह्मपुत्र के पानी के उपयोग को लेकर कतई कोई व्यापक जल संधि नहीं है। इस कमी के कारण विश्वास की कमी बनी हुई है और भविष्य में पानी को लेकर विवाद बढ़ने की संभावना है। बांग्लादेश की चिंताएं। बांग्लादेश भी भारत की तरह ही इन चिंताओं को साझा करता है, क्योंकि ब्रह्मपुत्र, जमुना, उसके कृषि प्रधान देश के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। पानी की कमी और पर्यावरणीय बदलाव उसके लिए भी गंभीर परिणाम ला सकते हैं। एक मौन युद्ध और समाधान की तलाश। यह कहानी एक मौन युद्ध की भी है, एक जल युद्ध। हालांकि अभी तक प्रत्यक्ष संघर्ष नहीं हुआ है। चीन अपने संप्रभु अधिकार का दावा करता है कि वह अपनी सीमा के भीतर अपनी नदियों का उपयोग कर सकता है, जबकि भारत और बांग्लादेश निचले तटीय देशों के रूप में पानी के न्याय संगत और उचित उपयोग के अधिकार पर जोर देते हैं। इस जटिल कहानी का समाधान केवल कूटनीति, पारदर्शिता और सहयोग से ही संभव है।
पारदर्शी डेटा साझाकरण चीन को ब्रह्मपुत्र के पानी से संबंधित सभी आवश्यक डेटा को भारत और बांग्लादेश के साथ नियमित रूप से और पूरी पारदर्शिता के साथ साझा करना चाहिए। यह विश्वास बहाली के लिए पहला कदम है। द्विपक्षीय और बहुपक्षीय वार्ता तीनों देशों को नियमित रूप से बातचीत करनी चाहिए। एक ऐसा बहुपक्षीय मंच बनाने की आवश्यकता है जहां सभी देश ब्रह्मपुत्र के जल संसाधनों के स्थायी प्रबंधन और उपयोग पर विचार विमर्श कर सकें। जल संधि ब्रह्मपुत्र के जल के बंटवारे और प्रबंधन के लिए एक व्यापक और कानूनी रूप से अन्य बाध्यकारी जल संधि पर हस्ताक्षर करना दीर्घकालिक समाधान का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन चीन को अपने बांध परियोजनाओं का एक स्वतंत्र और व्यापक पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन कराना चाहिए और इसके परिणामों को निचले देशों के साथ साझा करना चाहिए। वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत चीन को अपनी बढ़ती ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए जल विद्युत पर अपनी निर्भरता कम करने और सौर अभियान पवन जैसी अन्य नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों में निवेश करने पर विचार करना चाहिए। भविष्य की अनिश्चितता ब्रह्मपुत्र की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। यह एक निरंतर विकसित होती हुई कहानी है जिसमें पर्यावरण, राजनीति और लाखों लोगों की आजीविका दांव पर लगी है। क्या यह नदी भविष्य में सहयोग का प्रतीक बनेगी या संघर्ष का कारण? यह तीनों देशों के नेताओं के विवेक, दूरदर्शिता और सहयोग की भावना पर निर्भर करेगा। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि नदियां सिर्फ पानी के स्रोत नहीं हैं, बल्कि वे जीवित प्रणालियां हैं जो सीमाओं से परे होकर समुदायों को जोड़ती हैं। उनके स्वास्थ्य और प्रवाह को बनाए रखना हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण और सामयिक विषय है। ब्रह्मपुत्र नदी पर चीन द्वारा बनाए जा रहे बांध और इससे जुड़े बहुआयामी पहलू जैसे कि भूगोल, पर्यावरण, जल कूटनीति, ऊर्जा नीति और लाखों लोगों का जीवन। ब्रह्मपुत्र एक नदी, तीन देश और अनिश्चित भविष्य। एद प्रस्तावना एक नदी, अनेक धारणाएं। दक्षिण एशिया की भू राजनीतिक परिस्थितियों में ब्रह्मपुत्र नदी एक ऐसा तत्व है जो एक ओर जीवन का स्रोत है तो दूसरी ओर एक संभावित टकराव का कारण भी। भारत, बांग्लादेश और चीन तीनों देशों के लिए यह नदी सिर्फ पानी नहीं बल्कि रणनीतिक, पर्यावरणीय और सामाजिक आर्थिक अस्तित्व का प्रतीक है। ब्रह्मपुत्र की यात्रा सिर्फ भौगोलिक नहीं है, यह एक कथा है ग्लेशियरों से निकली, सभ्यताओं से टकराई और अब बांधों में जकड़ने की कगार पर खड़ी एक महान नदी की। 2. उद्गम से समापन तक ब्रह्मपुत्र का प्रवाह। तिब्बत उत्पत्ति की भूमि। ब्रह्मपुत्र का जन्म तिब्बत के चेम्युंगडुंग ग्लेशियर से होता है, जहां इसे यारलुंग त्सांगपो कहा जाता है। यह नदी तिब्बत के पठारी क्षेत्र से होकर 1700 किलोमीटर की यात्रा करती है और इस दौरान यह एक अनूठी भौगोलिक रचना यारलुंग त्सांगपो ग्रैंड कैनियन से गुजरती है जो